क्या बार बार यही रटल गए हुए क्या खाना है क्या बस मैं नहीं इंटरव्यू क्यों नहीं देना इंटरव्यू जी? नहीं बार बार एक ही चीज को क्वेश्चन क्यों करती नहीं देखे, नहीं डॉक्टर साहब देखे, इनको मैसेज देना चाहिए कि नहीं? नहीं मैसेज तो देना चाहिए, नहीं लेकिन बार अगर बार वो एक ही नहीं चीज देना को चाहते लेना तो कोई डिस्कशन मसला नहीं है। नहीं तो आप लड़ क्यों रहे हैं? फिर लड़ रहे हैं। मैंने कहा बार बार चले ये सर, चले कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, चले कोई बात नहीं। देखिए बार मैं बार तो ये इजी हूँ, नहीं, नहीं, मुझे तो ये इजी ले रहे हैं पिछले 8 सालों से, सर, मुझे इजी ही लिया जाए। सर कोई बात नहीं, टॉपिक चेंज करें कि आप नहीं आप टॉपिक चेंज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। डॉक्टर अक्सा को तो आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, जोड़ों और पट्ठों का दर्द क्यों होता है उसका तरीका इलाज इन्होंने बताया था लास्ट वीडियो में। जैसा कि आपको बताया गया था कि अब इंशाल्लाह इनके साथ वीक में मंथ में 2 से 3 सेशन हुआ करेंगे। आज हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं एक बड़ा ही अहम टॉपिक लेके। टॉपिक ये है कि फालज क्यों होता है। आजकल अगर देखा जाए तो फालज की पैरालाइज की रेशो बहुत ज़्यादा होती जा रही है कि हर दूसरे बंदे को पैरालाइज हो जाता है। रिसेंटली हमारे ख़ानदान में एक परसों डेथ हुई है कि वो मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी थी आंटी हमारी, और उन्होंने वज़ू किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो फटाफट पकड़ा, उनके बाद वॉमिटिंग हुई और उनको हेमरेज और पैरालाइज हो गया और उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। आप लोग जानते हैं कि मेरे शोहर को आज से 8 साल पहले हेमरेज हुआ था। कहना ही मैं मुनासिब नहीं समझती अब इस टाइम कि वो 8 साल पुरानी बात है। 8 साल पहले इनको डबल हेमरेज और पैरालाइज हुआ था, सारा जिस्म डेड हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। 1.5 साल बाद ये उठे थे, 6 माह बाद बोलना स्टार्ट हुए थे। बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। हमने फिज़ियोथेरापिस्ट को जब इग्नोर किया, रजू ही नहीं किया कि जो टांग बाजू जो हैं उनके जॉइंट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें जाना चाहिए। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि फालज होता क्यों है, फिर उसके बाद इसकी रिकवरी कैसे होती है, एजेड लोगों के लिए क्या है, कैसे थेरापी ये फिज़ियोथेरापिस्ट के पास उनको जाना चाहिए, और जो यंग होते हैं वो कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद मैं जबार से भी 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी जो कि आप शायद इनको याद भी ना हो, भूल जाते हैं चीज़ें, अक्सर याद ही नहीं रहती, तो शायद याद आए तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। गौर से सुनिएगा ये वीडियो, जितने भी लोग देख रहे हैं। हम हमारा एनवायरनमेंट, हमारी ज़िंदगी, हमारी सोसाइटी, हमारी टेंशनें, उनकी वजह से ज़िंदगी जो है उसका डेथ रेट तो 40 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह के साथ एक लौ लगा के, अल्लाह के ज़िक्र से और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आके इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। दुआएं जो होती हैं वो तकदीरें बदलती हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आज बड़ी प्यारी लग रही हैं, पिंक पिंक। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं आज। मैंने आज फेयर एंड लवली लगाई क्योंकि आपके पास आना था, मैंने कहा ज़रा थोड़ा प्यारे हो जाए। जी मुझे ये बताएं, फालज क्यों होता है हर दूसरे बंदे को? आप ये समझती हैं कि जब मेरे हस्बैंड को फालज हुआ था, पैरालाइज हेमरेज, इनकी उम्र थी 22 साल। डॉक्टर बड़ा हैरान हुए थे कि इतने यंग बंदे को कैसे हो सकता है। फॉलेज कोई एक वजह नहीं है, फॉलेज की बहुत सी वजह हैं। जैसे कि इनका हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर हुआ हो उस टाइम, जब इनको हेमरेज हुआ था। हाई ब्लड प्रेशर है, जो बाकी लोग हैं, अगर हम जनरली देखें तो हाई ब्लड प्रेशर उसकी वजह हो सकती है। जो हार्ट इश्यूज़ होते हैं ज़ाहिर है वो भी हाई ब्लड प्रेशर के साथ ही रिलेट करते हैं। स्ट्रेस है, जैसे आजकल हमारे जैसे हालात चल रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हर बंदे को स्ट्रेस है, छोटा हो बड़ा हो, हर बंदे को स्ट्रेस है। तो इसी वजह से हेमरेज की जो रेट है वो भी बहुत बढ़ गया हुआ है। हेमरेज में क्या होता है कि आपके जो ब्रेन है ना उसके अंदर लीकेज हो जाती है, ब्लड लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। कुछ लोगों का सिर्फ अपर लिम अफेक्ट होता है, कुछ का लोअर लिम, कुछ का अपर लोअर दोनों होता है। ये अगर आप फ़ौरन फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ जाएं तो ये आपकी जो लॉन्ग टर्म आपकी डिजीज़ है, ये इसको थोड़े अरसे में जल्दी ठीक हो जाते हैं लोग। यानी कि अल्लाह ना करे किसी को हेमरेज हुआ है, पैरालाइज हुआ है, अक्सर ये देखा जाता है कि हेमरेज के साथ पैरालाइज लाजमी होता है। पैरालाइज हुआ है कोई 50 प्लस एक बंदा है या औरत है, तो अगर अल्लाह ने उनकी जान बचा दी है, वो बच गए, तो कितनी देर के बाद वो फ़ौरन फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं। यानी कि जो फिजियोथेरापिस्ट हैं ये बड़ा मेन रोल प्ले कर रहे हैं
हर बीमारी के अंदर, जैसे आर्थराइटिस है, जैसे फालज है, जैसे हेमरेज है, जो भी है, कमर की दर्द है, घुटनों का प्रॉब्लम है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है या रूमेटाइड आर्थराइटिस है। तो मुझे ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि जब अल्लाह ना करे ये पैरालाइज हुआ है तो कितनी देर बाद फ़ौरन आना चाहिए? हम आपके पास 8 साल बाद आए हैं, तो 8 साल तक देखें अब इनकी क्या कंडीशन है, इनको कितनी देर लगेगी जो बाजू लेफ्ट काँपती है या टाँग है, और बाकी लोगों को कितनी देर बाद आना चाहिए? जब हेमरेज की आपको पता चल गया कि हेमरेज हो गया है, डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर नहीं गाइड करते, प्रॉपर्ली कोई गाइड नहीं करता। वो मेडिसिन लिख देते हैं, उनको चाहिए कि वो बताएं कि अब आपको इसके बाद फिजियो की ज़रूरत है। मेडिसिन से क्या होता है कि वो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा, या जो भी कॉज था उसका वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ब्रेन की कंडीशन है, ब्रेन की वजह से आप पूरी बॉडी आपको आपकी ब्रेन ही कंट्रोल करती है। तो जब आपका ब्रेन ही नहीं ठीक करेगा तो वो आपकी जब ब्रेन ही काम नहीं कर रहा सही, तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। और उस जो बॉडी अफेक्ट हो जाती है ना, जैसे आपके आप कोई काम नहीं कर सकते हो। अगर कुछ लोग होते हैं जिनको कम कंडीशन उनकी सिवियर नहीं होती, तो उसमें ये होता है कि वो उनका डेली के बहुत से काम होते हैं जो वो नहीं कर सकते हैं। आम सी बात है, खाना खाना उनके लिए मुश्किल है, पानी का ग्लास नहीं वो उठा सकते हैं, तो ये चीज़ें मुश्किल हैं। तो इन चीज़ों को वापस रिवर्स करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। ओके। उसके लिए फिर एक लंबा प्रोसेस चलता है, डॉक्टर उनको घर में चाहिए होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं फालज की। जी। इसलिए ज़रूरी लंबा प्रोसेस चलता है क्योंकि पेशेंट जो होता है ना फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो बार बार उसको अच्छा नहीं लगता कि आप उसको बेड से उठाओ, व्हीलचेयर पे बिठाओ और बाद में क्लिनिक लेके जाओ, फिर वापस घर। और ड्यूरेशन आपको पता है डिस्टेंस कितना ज़्यादा क्लिनिक्स का होता है, तो वो पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसीलिए लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप उनको घर में होम विजिट दे दें, फिजियोथेरेपिस्ट घर आए, वो उसको ट्रीटमेंट करे और फिर वो जाए। इसके फालज को, हेमरेज को रोकने के लिए क्या इकदामात हैं? यानी कि क्या करना चाहिए? स्ट्रेस तो हर किसी को है, वो तो सोसाइटी में है, घरों में है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, सब कुछ। इसको रोका किस तरह जा सकता है? कोई आज तक इसकी डाइट प्लान या कुछ ऐसा है, कोई आपकी लाइफ चेंज आप करें तो ये रुक जाए, जिससे यानी कि इसके असरात जो है, खतरात इसके कम हो जाएँ? जो रिस्क फैक्टर्स है ना, जैसे अभी आपने यही बताया कि हार्ट ये ब्लड प्रेशर है, हम अगर इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें ना, तो ये हम बच सकते हैं। जैसे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं, लेकिन ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं अगर हम उनको, जैसे ये अब बहुत सी आम सी बात है, हर बंदे को पता है हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, इनको इनकी वजह से हमें हेमरेज हो सकता है। तो अगर हम इन्हीं चीज़ों से बच जाएं, अगर आपको पता है कि आपकी जैसे इनकी थी कि इनको इंडिकेट कर दिया गया था, लोगों ने, डॉक्टर ने बता दिया था कि आपको हेमरेज हो सकता है। अगर ये उस चीज़ से बचते, तो इनको हेमरेज ना होता। जी। जी, बात करते हैं अपने हस्बैंड से, और जो कि अभी से मुझे देख के मुस्कुराना शुरू हो गया। ज़ाहिर है हम हैं ही इतने प्यारे और सुकून वाले हैं, इसलिए हर कोई मुस्कुराता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। वैसे तो रोज़ ही होती है, लेकिन इतनी पोलाइटली जो मुलाकात है कि वालेकुम अस्सलाम और कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद हुई है। इनको जब हेमरेज हुआ था, पैरालाइज़ हुआ था, उसके बाद सबसे पहला लफ्ज़ इन्होंने क्या बोला था और कितनी देर बाद बोले थे, और फिर इन्होंने खुद से जो अपने अंदर विल पावर थी उससे ये कैसे उठे, आज आपके साथ ये शेयर करेंगे। जी, आप मेरे साथ जब आए थे, मेरे पास तो आए थे, हॉस्पिटल से आप घर गए थे, घर से आप फिर मेरे पास आए थे, मेरे घर पे, क्योंकि हमारा घर अलहदा है ना। तो जो आपने मुझे फर्स्ट मैसेज किया था वो क्या था, प्लीज़ ज़रा ऑडियंस को बता दें। मैं अपने इन कानों से दोबारा सुनना चाहूँगी। जी। उसमें मैंने टाइप किया था कि जी मेरी जान आप कैसी हो। ओहो! दोबारा। जी। इस पे टाइप किया था जी मेरी जान आप कैसी हो। जी, मैं ठीक हूँ जी। हाँ, अच्छा, फिर आगे क्या था? कुछ और भी लिखा था? आगे मुझे अब याद नहीं है हाँ, अच्छी देखा तरह। चीज़ें भूल जाती। इन्होंने मुझे फर्स्ट मैसेज किया था तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद, जब हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हुए थे, पैरालाइज़ हेमरेज से कोमे से बाहर आ गए। उसके ऊपर लिखा था कि मैं जबार हूँ, सबसे पहला लफ्ज़ आप खा गए हैं या याद नहीं? मेरी जान उज़्मा, तुम कैसी हो? मीबू और मुन्ना कैसे हैं? तो मैंने शो डाल दिया था, डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब देखें जबार का मैसेज आया। कहते कहाँ आया? मैंने कहा मोबाइल पे। कहते तुम पूछो कि ये जबार ही हैं। मैंने पूछा आप जबार हैं? तो फिर इन्होंने ना, मैंने फ़ोन मिलाया तो ये बड़ा रो रहे थे। मोबाइल कहाँ से लिया था और मैसेज क्यों किया था? मैं आपको याद थी, डॉक्टरों ने तो कहा था इसको चीज़ें भूल चुकी हैं।
मोबाइल दिया था मेरे रिश्ते में दादा भी लगते हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह उनको वो जन्नत दे। मेरे टीचर भी थे, तो उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दिया है कि ये लो, इस पे ना SMS किया करो, तुम्हारा दिमाग कहीं आगे पीछे ना हो कि तुम थोड़ा सा मसरूफ हो। तो उन्होंने मुझे मोबाइल दिया, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने मैसेज किया था। जी। अच्छा, जब आप घर आए तो सबसे पहला लफ्ज़ जो इन्होंने बोला था, इनको बोलना ही नहीं आता था। मीबू 6 माह की थी और ये न्यू बॉर्न बेबी थे। जैसे न्यू बॉर्न एक पैदा होता है ना, तो उसको कुछ पता नहीं होता, हम उसको बड़ा संभालते हैं। जब मैंने देखा तो ये तो न्यू बॉर्न बेबी है मेरे पास एक, और मीबू भी 6 माह की है, और मेरी यूनिवर्सिटी है, हमारा क्लिनिक है, मेडिकल स्टोर है, तो क्या करें? तो फिर मैंने इनको बोलना सिखाया, ये बोल नहीं पा रहे थे। मैंने कहा बोलो अल्लाह, तो इन्होंने अल्लाह बोला। तो फिर मैंने कहा बोलें अम्मी, फिर इन्होंने अम्मी बोला, फिर अब्बू बोला, फिर मीबू बोला, मुन्ना बोला, फिर मेरा नाम उज़्मा। जब मेरा नाम आया तो मैंने कहा उज़्मा, बोले दोबारा बोलिएगा। उज़्मा। उज़्मा, तो फिर से तो मैंने, इन्होंने जब बोला उज़्मा, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा, एक दफ़ा फिर बोलिए ना। फिर ये बोले उज़्मा। ये बड़ा रोते होते थे, बड़ा मुश्किल प्रोसेस था ये। मैं अभी एक फ़नी सा इंटरव्यू आपके साथ, इनके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है ये हमारा। तो जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती थी, पीछे से रोना शुरू हो जाते थे। एक तो ये था कि पैरालाइज़ हो गया, हेमरेज हो गया, यंग एज में थे, 22 साल के थे। दूसरा कि बच्ची है छोटी-सी मेरी, और मेरी बेगम जो है वो मेडिकल स्टोर भी चलाती है और पढ़ने भी जाती है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, 10 रुपए जेब में नहीं होते थे, क्या करें, खाने को कुछ नहीं है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि मैंने इनका फिर साथ दिया। बात हो रही है इस टाइम कपल की, डॉक्टर बीच में बैठे हुए हैं, तो बात हो रही है कपल की। जब मियाँ-बीवी दोनों बीमार हो जाएँ, तो अल्लाह ना करे कि कभी ज़िंदगी में दोनों बीमार हों, और अल्लाह ना करे कभी कोई बीमार हो, सब बीमारों को शिफ़ा हो। दोनों में से जब कोई एक बीमार हो जाता है ना, तो दूसरे को उससे मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। वही लड़की जिसको आप शादी करके लेके आते हैं, वो बड़ी प्यारी खूबसूरत होती है, स्लिम स्मार्ट, आपकी ये बंधन में बनती है और प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा होने वाला होता है, उसकी बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, वही लड़की आपको बुरी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है? आप उससे नफ़रत करते हैं, और बाहर वही एक और लड़की होती है जिसके पास आप जा रहे होते हैं, जिसको आप देख रहे होते हैं, तो वो बच्चा आपका ही होता है। फिर जब वो बच्चा डिलीवर हो जाता है, फिर वो वैसी नहीं रहती, फिर उसका रुझान बच्चे की तरफ हो जाता है, वो घर को जोड़ रही होती है, वो आपकी बेगम होती है। तो जब वो बीमार होती है तो आप उससे मुँह मोड़ लेते हैं, और जब इसी तरह आपके हस्बैंड हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं, तो कुछ औरतें उनको छोड़ के भाग जाती है। कॉमन केस है, डेली हम स्टोरियाँ इतनी देखते हैं, पढ़ते हैं कि जी शौहर बीमार हुआ तो बेगम 5 बच्चों को छोड़ के भाग गई। शौहर बीमार हुआ, शौहर का एक्सीडेंट हुआ तो बीवी ने छोड़ दिया। तो मेरे ख़्याल में ये वक़्त सबसे मुश्किल होता है। ये 2 इंसान जोड़े गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और इनका रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, तो लड़ा ना करें। ये तो ख़ैर बहुत ही लड़ते हैं। अभी मुझे लगता है इनका लड़ने का इरादा है कि कान भी रेड हो गए हैं, और जो वो हैं चिक्स, वो तो हैं ही रेड रेड। लड़ना है मेरे से आज। लड़ लें थोड़ा सा, ये लड़ते बहुत हैं। तो मैं अब पता है क्या करती हूँ, लड़ाई की डॉक्टर साहब ने वजह बताई है कि अगर लड़ाई ख़त्म करनी तो दोनों में से एक को चुप होना पड़ेगा। तो मैं फिर आगे से कहती हूँ तुम चुप रहो, और मोबाइल बंद कर देती हूँ। ये फिर दोबारा मोबाइल मिला, दोबारा मैं फिर हाँ जी, मैं कहती हूँ बस लड़ाई ख़त्म कर दो। अब मैं खुद पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ आ गई, डेंगू के बाद मुझे लड़ने से बहुत डर लगता है। ये इतना-इतना लड़े हैं, इतना-इतना लड़े हैं, लड़ने के बाद ये अपनी सेंसेस वो खो जाते थे। बहुत गुस्सा इनको, या तो हँसना शुरू कर देते थे या चीज़ें तोड़ देते। अब तो माशाल्लाह 2-2 बेगमें हैं, तो लड़ने का मौका बहुत कम मिलता है। अगर लड़ेंगे, अब मैंने ये फ़ैसला कर दिया है, अगर ये लड़ेंगे ना, तो मुझे अगर मार पड़ेगी तो उसको भी पड़ेगी। क्योंकि मैंने 9 साल अगर मार खाई तो वो भी अब खाएगी। तो मैंने ये इनसे अब कहा है कि अब लड़ाई ख़त्म अगर तुम करना चाहते हो तो फिर यही है, हुस्ने सलूक से पेश आओ, मेरे साथ भी उनके साथ भी। रात का वो मेरी सौतन है, जो आप लोगों का लफ्ज़ है, मैंने छोटी बहन का दिया, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं सौतन है। हाँ जी, वो मेरी सौतन है, मुझे उससे जलन होनी चाहिए ना, लड़ाई। लेकिन रात मैंने आपको क्या कहा था, बताएं अपनी ज़ुबानी। मैंने आपको क्या कहा, झूठ नहीं बोलना, सच सच बताना है। आपने कहा जी उससे भी प्यार से रहो, मैंने क्या कहा? प्यार से रहे। उससे भी प्यार से रहें। हालाँकि मैं कहूँ मेरी तरफ से भाड़ में जाएँ भाई, मारो, कुटो, लड़ो, जो मर्ज़ी करो, मेरा क्या लेना-देना। लेकिन मैंने कहा नहीं, जब्बार, अल्लाह ताला कहता है अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करें।
मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ, तुम बीमार हो गए थे, तुम अपने सेंसेस में नहीं रहते थे, तुम लड़ पड़ते थे, मैंने तुम्हें सब कुछ माफ़ किया, लेकिन वो जो आई है जिसको लेके आए हैं उसके साथ आप प्यार से रहें। अब इतना प्यारा सा बेबी, लेकिन फिर ये गए, उन्होंने भी खैर रात को मेहंदी शहंदी लगा रखी थी, तो इन्होंने वीडियो कॉल की, मैंने उनके हाथ देखे और फिर ये मुझे मुन्ना दिखा रहे थे, कह रहे थे आपकी मामा है, तो मैंने उससे कहा हेलो मुन्ने, हमज़ा तो वो देख रहे थे इधर उधर कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपने खाई, जो आपको इशारे मिले और आपने उनको फॉलो ना किया और सब कुछ फट-फटा गया और आज आप ज़िंदा मेरे साथ बैठे हुए हैं? जी, शोहरे नामदार जब्बार साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि जो आप खाते-पीते थे, जिसकी वजह से आपको इंडिकेशन भी मिली और आपने फिर भी ना जाना और सब कुछ फट-फटा गया आपका। साथ मैं भी, सारा कुछ मेरी भी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई, 8 साल आपके भी हो गए। क्या पैगाम देंगे लोगों को? ये आपने क्या बार-बार यही रटल गए हुए, क्या खाना है, क्या बस मैं नहीं अब ये इंटरव्यू करता। क्यों नहीं देना इंटरव्यू जी? नहीं, बार-बार एक ही चीज़ को क्वेश्चन क्यों करती कोई हैं? बात नहीं है, नहीं कुछ देखें, और पूछ लें आप मुझसे। नहीं डॉक्टर साहब देखें, इनको मैसेज देना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैसेज तो देना चाहिए, नहीं, लेकिन अगर बार-बार वो एक ही नहीं चीज़ देना को चाहते लेना तो कोई मसला डिस्कशन नहीं है। होगी। नहीं तो आप लड़ क्यों रहे हैं? फिर लड़ रहे हैं। मैंने कहा बार-बार चले ये सर, चीज़ चले कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, चले कोई बात नहीं। देखिए, आप मैं तो बार-बार ये इजी हूँ, नहीं, मुझे तो ये इजी ले रहे हैं पिछले 8 सालों से, मुझे इजी ही लिया जाए। सर कोई बात नहीं, टॉपिक चेंज करें कि आप नहीं, आप टॉपिक चेंज है। पानी पी। आपकी आखिरी देख लें जी, ये हैं हालात, हमने 8 साल ही ऐसे झेला है और ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, शायद डॉक्टर साहब का उन्होंने मान रखा है मेरा। ये लड़ पड़ते हैं, ऐसे ही हाइपर हो जाते हैं, उस बेगम के साथ थोड़ा बहुत होते हैं। ए ज़रा जहेज च मिली है ना मुफ्त च, इसलिए ओ ज़रा पैसे ना आया ऊँ आ नहीं करो, अब आप मैसेज देना पड़ेगा, बोलें क्या क्या बोला? हुआ था जब आपको अटैक हुआ था? ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर बताऊँ? फिर बताएं, आप बस आवाम बता सुनना दो, चाह रही है, लोग ताकि आपसे सीखें। लोग आपसे सीखें। ये 22 साल के बस लड़कों को क्या पैगाम है आपका? और एक खूबसूरत उसकी जब बेगम हो और आप 22 साल के हों, पैगाम क्या है? आप तो पड़ गए थे कोमे में, तो जो दुनिया को मैंने झेला, पता है आपको? जी, फास्ट फूड और ये बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। ये नहायत ही खतरनाक चीज़ है। वो कोई अच्छी होटलिंग करने, ये जो छोटे बूढ़े ढाबे ढूबे हैं इनसे आप कुछ ना खाया करें। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें और ये बीपी शूट होने से ये प्रॉब्लम बनती है। तो लिहाजा ये बाहर के फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इससे परहेज करें। जी, और मेरी ज़िंदगी के 8 साल आप यकीन नहीं करेंगे किस कर्ब से गुजरे थे। अब तो मेरे आंसू भी खुश्क हो चुके हैं। जितना मैंने, आप बस एक लम्हे के लिए सोचें कि सुबह 4:30 और रात 1, सुबह 4:30 और रात के 1 बजे तक आप यूं हैं, और फिर 3 महीने बॉइल्ड सब्जियां खिलाई और 8 साल फिर मैंने दुकान का तवाफ़ किया है। ठीक है, अब 10 साल नेक्स्ट मंथ हमारे निकाह को हो जाएंगे। और तवाफ़ कैसे किया है मेरे बेटे ने और मैंने, वो जो ज़िंदगी के दिन थे ना, हम मशहूर भी थे कि हीर रांझे दी रोटी लैके जा रही, घर का खाना खिलाया। वो चाहे रात के 11 बजे है, चाहे आंधी है, चाहे तूफ़ान है, गर्मी है, सर्दी है, चाहे रात के 12 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 6 बजे, खाना इनको पहुंचता रहा है। लेकिन सिर्फ सवाल यहाँ पे ये है कि अब दूसरी बेगम है, तो अभी तक एक दफ़ा भी दुकान पे खाना नहीं आया उनकी तरफ से। 1 साल गुजर चुका है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हर कोई उज़्मा नहीं होता कि जो सह जाए हर चीज़ को, उसके लिए कुछ और चाहिए होता है। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहें? और मज़े की बात, डॉक्टर साहब का एक चैनल है जी, जिसका नाम है, ये खुद ही बताएँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, इनके क्लिनिक का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप चाहते हैं एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना, तो डॉक्टर अक्सा आपकी मुंतज़िर होगी। आप इनके पास आएँ और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। जी बताइए अपने चैनल प्यारे से का नाम, जैसे आप खुद प्यारी हैं, फिर अपना प्यारा सा नंबर भी बोल दें, डिस्क्रिप्शन में भी डाल जाएगा, फिर अपने घर का ये क्लिनिक का एड्रेस भी बता दें जी।
जो लोग क्लिनिक्स में नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर आस-पास उनके क्लिनिक्स नहीं होते या हॉस्पिटल्स नहीं होते। तो उनके लिए स्पेशली मैंने एक चैनल बनाया जिस पे मैं एक्सरसाइज़ेज़ जो भी कंडीशंस हैं उनकी अकॉर्डिंग एक्सरसाइज़ेज़ बताती हूँ। तो मेरा चैनल ज़रूर देखिएगा, डॉक्टर व्लॉगर है चैनल का नाम, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और मेरा क्लिनिक समनाबाद में है, लाहौर समनाबाद में। नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, अगर कोई मसला हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक अल्लाह यू हाफ़िज़। सो मच। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और जब्बार साहब से अब हमें मोहब्बत नहीं है, इन्होंने खुद कल अपनी ज़ुबान से कह दिया है। चलें जिनसे मिलती है उनके पास जाएं। अल्लाह हाफिज़।